Hi friends, so welcome to this lesson. So in today's session we are going to discuss our unit number 10 of IE and IFS, that is based on climate change sustainable development goal, that is called SDGs. तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पढ़ेंगे. फ्रेंड्स, बैंकिंग पर्सपेक्टिव में क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, इसे भी हम लोग समझेंगे. आइए तरह देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक है जो कि हमें चैप्टर के अंदर पढ़ना है. सबसे पहले हम लोग समझेंगे दोस्तों कि क्लाइमेट चेंज होता क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता क्या है. फिर हम लोग देखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कोर एलिमेंट्स क्या क्या है. फिर हम लोग देखेंगे ग्लोबल इश्यूज़ क्या क्या है, इनिशिएटिव क्या क्या लिया गया है इस पार्टिकुलर सेगमेंट में. और दोस्तों लास्टली हम लोग देखेंगे कि इंडिया का प्रोग्रेस कैसा है एसडीजी में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज भी पढ़ेंगे. और फाइनली हम लोग सीएसआर एक्टिविटीज़ को देखेंगे. सीएसआर क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव के साथ. ऑब्जेक्टिव तो समझ में आ ही गया आपको कि आप समझ पाएंगे कि एसडीजी का कोर एलिमेंट क्या है, ग्लोबल इशूज़ कौन कौन से हैं, क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया है, इंडिया का प्रोग्रेस कैसा है एसडीजी में, क्लाइमेट चेंज क्या क्या है, और दोस्तों सीएसआर की एक्टिविटीज़ क्या है. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की. हीट वेव बढ़ना, सूखा आना, बाढ़ आना, ये सभी चीज़ किस कारण से होते हैं बताइए? क्लाइमेट चेंज के कारण. और ये दोस्तों ये सभी चीज़ हमारे प्लानेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं. आपको पता है होगा दोस्तों 2020 में CO2 इमिशन में कुछ घटा, CO2 इमिशन घटा, लेकिन इसके बावजूद जो हमारा CO2 इमिशन का जो रिलेटेड ग्लोबल एनर्जी रिलेटेड CO2 इमिशन है वो बढ़ ही रहा है, 4% से बढ़ रहा है. देखिए लिखा हुआ है कि ग्लोबल एनर्जी रिलेटेड CO2 इमिशन आर प्रोजेक्टेड टू रिबाउंड बाय 4%. 4% से बढ़ रहा है. क्यों? किसके पीछे क्या कारण है दोस्तों? इसके पीछे कारण है कोल, इसके पीछे कारण है ऑयल, इसके पीछे कारण है गैस. ठीक है, इन सभी की रिक्वायरमेंट, इसका डिमांड बढ़ रहा है, दैट्स वाई. ठीक है, तो दोस्तों आज अभी का जो करंट नेशनल कमिटमेंट है इसके अनुसार ग्लोबल इमिशन जो है लगभग 14% बढ़ेगा ओवर द करंट डिकेड. और इस कारण से क्लाइमेट में कैटास्ट्रोफ आएगा. लेकिन इसके लिए जब तक सरकार, जब तक हमारे प्राइवेट सेक्टर, जब तक हमारी सिविल सोसाइटी साथ मिलकर इमीडिएट एक्शन नहीं लें, तब तक ये ग्लोबल इमिशन 14% के रेट से बढ़ेगा. दोस्तों एक डाटा आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ, 31 दिसंबर 2021 का डाटा है. इसके अनुसार 123 कंट्री हैं जिन्होंने एडॉप्ट किया है नेशनल डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटजी. राइट, नेशनल डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटजी 123 कंट्रीज़ ने एडॉप्ट किया है. अब दोस्तों उसके बाद कोविड-19 का क्राइसिस आपको पता ही होगा. कोविड-19 का क्राइसिस ये बता दिया, ये ग्लोबल एफर्ट को एक्सेलरेट किया. और दोस्तों जो हमारा डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटजीज़ है उसके अप्रोच में कुछ सुधार आया. अप्रैल 2022 का डाटा है कि 193 पार्टीज़ हैं, जिसमें से 192 कंट्रीज़ हैं और प्लस एक यूरो जोन है. इसने ऑल ऑफ दिस 193 पार्टीज हैड कम्युनिकेटेड देयर फर्स्ट नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन. याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एनडीसी का फुल फॉर्म बताइए. एनडीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन. ठीक है, तो ये जो 193 पार्टीज़ हैं, 193 पार्टीज़ हैं, जिसमें 192 पार्टीज़, 192 कंट्रीज़ और प्लस एक यूरोपियन यूनियन है, इसने कम्युनिकेट किया देयर फर्स्ट नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जिसे एनडीसी कहते हैं. किसे कंट्रीब्यूट किया, किसे कम्युनिकेट किया? तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज को कंट्रीब्यूट किया. और दोस्तों जो इसमें से 13 पार्टीज ऐसे हैं जिन्होंने अपना सेकेंड एनडीसी को सबमिट किया. एनडीसी क्या होता है दोस्तों? नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, इसे हम लोग कहते हैं एनडीसी. प्लीज़ रिमेंबर, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? एनडीसी कहते हैं. उसमें से 13 पार्टीज़ ने सेकंड एनडीसी को सबमिट किया. अभी एनडीसी क्या है दोस्तों? ये जो हमारा नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, ये इलस्ट्रेट करता है कि कंट्रीज़ जो हैं वो क्वान्टिफाइड टारगेट ले रहे हैं. ठीक है, ये इंडिकेट करता है दोस्तों कि एडेप्टेशन का, ये लिंक को आइडेंटिफाई करता है एडेप्टेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और दूसरे फ्रेमवर्क का. यदि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक लिमिट करना है तो साइंटिस्ट ने रिकमेंड किया है कि 2030 तक ग्लोबल इमिशन 45% से कट डाउन करना पड़ेगा. ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग को यदि आपको इफ़ यू हैव टू लिमिट द ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ग्लोबल वार्मिंग जैसे हमारा टेम्परेचर, हमारा जो वातावरण है उसका टेम्परेचर बढ़ना, यही होता है ना ग्लोबल वार्मिंग.
तो आप यदि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक लिमिट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि 2030 तक आपको ग्लोबल इमिशन 45% तक कट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। और ये कंपैरिजन किया जा रहा है 2010 के लेवल से। तो आज अभी का जो करंट नेशनल कमिटमेंट है उसमें ग्लोबल इमिशन बढ़ रहा है, राइट। अब देखिए उल्टा हो रहा है, घटना था ये था तो बढ़ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म चेंज इन टेम्परेचर, वेदर पैटर्न, इसे ही हम लोग क्लाइमेट चेंज कहते हैं। क्लाइमेट चेंज का मतलब यही होता है दोस्तों कि हमारा टेम्परेचर, हमारा वेदर पैटर्न, इसमें बहुत लंबा टर्म में चेंजेस आए। और ये वेरिएशन जो है दैट मीन्स हमारा जो टेम्परेचर बढ़ना, वेदर पैटर्न में चेंज आना, ये नेचुरल भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों ह्यूमन एक्टिविटीज़ ये प्राइम काउज है हमारे क्लाइमेट चेंज का। 1800 से ह्यूमन एक्टिविटीज़ इज हैज़ बीन द प्राइम काउज ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। किस कारण से हुआ है दोस्तों? आप फॉसिल्स फ्यूल्स को कंबसन होता है दोस्तों, जैसे कोल, गैस, ऑयल, इन सभी के कंबसन के कारण हीट ट्रैपिंग गैस क्रिएट होते हैं। ऐसे गैस क्रिएट होते हैं जो कि हीट को क्या करते हैं, ट्रैप कर देते हैं। और क्लाइमेट चेंज केवल हमारे आर्थिक विकास को ही थ्रेटन नहीं करता, ये पॉवर्टी को भी मल्टीप्लाई करता है, राइट। ये जो है बहुत सारे लोगों को गरीब भी बनाता है और उनको और पुअर बनाते जाता है और इनइक्वालिटी को बढ़ाते जाता है दोस्तों। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 जो है ये क्लाइमेट एक्शन के रिगार्डिंग है और 17 सस्टेनेबल गोल में से एक है ये, ठीक है। इसका मिशन स्टेटमेंट क्या है? टेक अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट, यानी क्लाइमेट चेंज और उसके इम्पैक्ट को कॉम्बैट करने के लिए तुरंत एक्शन लीजिए, ये कहा गया है SDG 13 में। तो ये तो मैंने आपको ब्रीफ ओवरव्यू दिया। अब हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कोर एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। यहाँ से की पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि आपको ग्लोबल लिमिट, यदि लिमिट आपको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक लिमिट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2030 तक आपको 45% ग्लोबल इमिशन को घटाना पड़ेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो कि आपको याद रखना है NDC के बारे में। NDC होता है दोस्तों नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, कि ये इलस्ट्रेट करता है कि कंट्रीज़ मोर क्वान्टिफाइड टारगेट को आर्टिकुलेट कर रहे हैं। याद रखिएगा अप्रैल 2022 तक 193 पार्टीज़ ने अपना फर्स्ट NDC को सबमिट किया और फिर 13 पार्टी ने अपने सेकंड NDC को भी सबमिट किया है। ये सब पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के कोर एलिमेंट्स की। तो सितंबर 2015 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अनाउंस किया 17 SDG को, 17 SDG को अनाउंस किया गया। कब? 2015 में। और दोस्तों ये जो गोल्स थे ये प्रपोज किए गए थे 2012 में। और दोस्तों इसमें क्या क्या था, SDG का टाइम फ्रेम क्या था, चूँकि 2015 में ये SDG का किया गया था तो अनाउंस किया गया दोस्तों, 2015 में अनाउंस किया गया था ये 17 SDG। उसमें इसका टाइम फ्रेम था 2016 से लेकर 2030, यानी 30 तक ये सभी को मीट कर लेना है, ये सभी गोल को मीट कर लेना है, ठीक है। इससे पहले जो हमारे ये जो 17 SDG हैं, इससे पहले MDG आते थे। MDG क्या होता है? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ठीक है। लेकिन ये 2015 में एक्सपायर हो गया। अब ये देखिए 17 गोल क्या क्या है। पहला गोल है नो पॉवर्टी, दूसरा गोल है जीरो हंगर, तीसरा गोल है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, चौथा गोल है क्वालिटी एजुकेशन, पाँचवा है जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, क्लाइमेट एक्शन, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटी, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, पार्टनरशिप टू अचीव द गोल। तो ये सभी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 17 गोल्स हैं। यदि आप इसे कंपेयर करें मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से जो कि SDG से पहले थे, तो ये जो 17 गोल्स हैं इसके अंदर 169 टारगेट्स हैं। कितने टारगेट्स हैं? 169 टारगेट्स हैं। तो दोस्तों लेकिन कंट्रीज़ को मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म डेवलप करना पड़ेगा ताकि ट्रैक कर सकें, इन सभी एम को अचीव कर सकें, राइट। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ट्रैक किया जाएगा, व्हाट इज़ द ट्रैकिंग मैकेनिज़्म। सो फ्रेंड्स देखिए ग्लोबल इशूज़ कौन कौन से हैं, मेन ग्लोबल इशूज़ कौन कौन से हैं। तो ग्लोबल इशूज़ हैं, आप मान लीजिए कि 17 गोल तो SDG में हो गया, लेकिन अब उसको आपको ट्रैक भी तो करना पड़ेगा कि प्रॉपरली आप उस सभी गोल को अटेन कर रहे हैं कि नहीं विद इन टाइम फ्रेम 2030 तक। तो ग्लोबल इशूज़ क्या है? तो यूनाइटेड नेशन ने दोस्तों एक प्रीमियम फोरम है, यूनाइटेड नेशन एक तरह का प्रीमियम फोरम है जो कि ग्लोबल इशूज़ को एड्रेस करता है, ठीक है। तो इसका इनिशियल एम क्या था यूनाइटेड नेशन का? इसका इनिशियल पहले एम था कि आप पीस को मेंटेन करें, आप ह्यूमन राइट को सेफगार्ड करें,
लेकिन दोस्तों इंटरनेशनल जस्टिस को फ्रेमवर्क को बिल्ड करें, ये सब इसका इनिशियल एम था। इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ को फॉस्टर करें। लेकिन अब नया चैलेंज जुड़ गया है इसके एजेंडा में। नया चैलेंज क्या है? नया चैलेंज है दोस्तों क्लाइमेट चेंज, एड्स, बिग डाटा, ठीक है। तो ये सभी नए चैलेंजेस हैं। तो पीस कीपिंग, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, ये सभी यूएन के तो मोस्ट प्रोमिनेंट एक्टिविटीज़ हैं ही हैं। लेकिन अब ये वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ में यूनाइटेड नेशन इन्वॉल्व हो गया है, जिसमें डिजास्टर रिलीफ भी आता है, एजुकेशन भी आता है, वुमेन्स एम्पावरमेंट भी आता है, पीसफुल एप्लीकेशन ऑफ एटॉमिक एनर्जी भी आता है, ठीक है। तो ये सभी हमारे यूनाइटेड नेशन के रिसेंटली एडेड चैलेंजेस हैं। तो जो ग्लोबल इशूज़ है, मैं आपको ग्लोबल इशूज़ के बारे में बताता हूँ कौन कौन से ग्लोबल इशूज़ हैं। सबसे पहला है चाइल्ड एजुकेशन को प्रमोट करना, डेमोक्रेसी, डीकोलोनाइजेशन, डिसआर्मामेंट, ह्यूमन राइट्स, जेंडर इनइक्वालिटी, पीस एंड सिक्योरिटी, असिस्टिंग रेफ्यूजीज, राइजिंग अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट चेंज, इंप्रूविंग हेल्थ केयर, प्रमोटिंग इंटरनेशनल लॉ एंड जस्टिस। ये सभी इंपॉर्टेंट यूएन के क्या है दोस्तों, चैलेंजेस हैं, ठीक है। तो जितने भी विश्व के जितने भी देश हैं वो दोस्तों ओल्डर लोगों का पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट देख रहे हैं, ठीक है। तो सोशल सिक्योरिटी को इन्हांस करना ये यूएन का प्रायोरिटी एरिया है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि भारत का क्या प्रोग्रेस है इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। भारत भी तो एक मेंबर था, तो क्या भारत ने इस पार्टिकुलर जो हमारा 17 SDGs है, उसका क्या प्रोग्रेस है, ज़रा देखते हैं। तो दोस्तों इंडिया में कुछ प्रोग्रेस देखा गया है, ठीक है। नीति आयोग का जो इंडेक्स है, नीति आयोग का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का इंडेक्स है, जो कि कंट्री का प्रोग्रेस बताता है सोशल, इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट में। तो ये कहा गया है कि इंडिया जो है सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस अचीव किया है हेल्थ में, एनर्जी में और इंफ्रास्ट्रक्चर में। 2019 से दोस्तों इंडिया का जो SDG स्कोर है पहले था 60, अब बढ़कर हो गया है 66। 2021 में SDG स्कोर कितना था? 66 था, ठीक है। केरला जो है फर्स्ट रैंक पे है इस इंडेक्स में। टॉप रैंक पे कौन है? केरला है, प्लीज़ रिमेंबर। और दोस्तों स्टेट में बिहार जो है वो सबसे लोएस्ट रैंक पे है। केरला के नीचे आता है दोस्तों हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश और गोवा, ठीक है। ये सभी हमारे टॉप रैंक्स में SDG में आते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आते हैं। ये नीति आयोग का SDG का डाटा है। तो इंडिया, भारतीय सरकार जो है वो फॉर्मली कमिटेड है 2030 एजेंडा से, इसके अंदर SDG भी इंक्लूडेड है। अब दोस्तों ये जो SDG को कोऑर्डिनेट करने का टास्क दिया गया है नीति आयोग को। नीति आयोग को माना जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रीमियर थिंक टैंक, ठीक है। और खाली नीति आयोग का काम नहीं है, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट का भी काम है। स्टेट गवर्नमेंट भी क्रूशियल है इंडिया का प्रोग्रेस पे, SDG एजेंडा पे, ठीक है। बहुत सारा गवर्नमेंट का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, जैसे स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सभी SDGs के लिए की तरह काम करते हैं, ठीक है। और दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं इंडिया इन SDG 13। इंडिया SDG 13 से कैसे कमिटेड है? SDG 13 समझ रहे हैं ना? तो देखिए इंडिया जो है SDG 13 से कमिटेड है, जिसमें दोस्तों कहा गया है क्लाइमेट एक्शन के रिगार्डिंग। तो भारत ने प्लेज लिया है कि नेट जीरो इमिशन बाय 2070, 2070 तक जीरो इमिशन रहेगा, ठीक है। ये कब प्लेज लिया था? तो जो हमारा COP समिट होता है, यूनाइटेड नेशन का COP समिट होता है दोस्तों, ग्लासगो में हुआ था 2021 में। तो भारत ने प्लेज लिया था कि 2070 तक जीरो इमिशन होगा। तो भारत ने 5 पंचामृत कमिटमेंट बनाए हैं अपने क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए। वो पंचामृत कमिटमेंट क्या क्या है? पहला है कि नेट जीरो इमिशन 2070 तक अचीव करना, पहला टारगेट है। दूसरा टारगेट है दोस्तों 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को अचीव करना 2030 तक। नॉन फॉसिल एनर्जी मतलब यही देखिए, आपको मैंने बताया था ना कि जो फॉसिल फ्यूल का कंबसन होता है उस कारण से ग्लोबल वार्मिंग आता है। तो हम यदि नॉन फॉसिल फ्यूल को एनर्जी को कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग का जो चांस है वो कम होगा। तो इसीलिए 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी 2030 तक। उसके बाद दोस्तों 50% ऑफ इस एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। रिन्यूएबल एनर्जी वैसे रिसोर्स होते हैं जिसको आप रीयूज कर सकते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा किससे आप 50% जो है आप एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। उसके बाद दोस्तों भारत क्या करेगा कि जो प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशन है उसको 1 बिलियन टन तक रिड्यूस करेगा। कब तक? 2030 तक। और दोस्तों 2030 तक भारत जो है कार्बन इंटेंसिटी अपने इकोनॉमी का उसे भी घटाएगा बाय लेस दैन 45%। तो ये सभी पॉइंट है। अब दोस्तों COP का जो 26 मीटिंग हुआ था, ठीक है, तो इंडिया ने अनाउंस किया था 1 सन, याद रखिएगा 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड, OSOWOG, ठीक है। कब अनाउंस किया था? COP का जो 26वां मीटिंग हुआ था, समिट हुआ था। तो दो चीज़ें इंडिया ने प्लेज लिया था कि हम जीरो इमिशन करेंगे 2070 तक, राइट।
और दूसरा प्लेस क्या लिया, एक दूसरा क्या अनाउंस किया, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ठीक है, इसका क्या गोल था, इसका गोल ये था कि सोलर एनर्जी को यूज़ किया जाए और ये इंश्योर किया जाए कि जो इलेक्ट्रिसिटी सोलर एनर्जी से जनरेट किया जा रहा है, ठीक है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट हो। तो भारत ने एक और लॉन्च किया था प्रोग्राम, प्लास्टिक हैकाथॉन 2021। प्लास्टिक हैकाथॉन इसलिए ये कैंपेन इसलिए लॉन्च किया गया था ताकि कंट्री जो है प्लास्टिक के यूज़ से फ्री हो जाए, राइट। ये सब पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों जो अपडेटेड एनडीसी है, अपडेटेड एनडीसी समझ रहे हैं ना, अपडेटेड जो हमारा एनडीसी है, तो ये अभी मैंने आपको एनडीसी के बारे में टॉप में बताया था दोस्तों, प्लीज़ सी, एनडीसी के बारे में आपको बताया था दोस्तों कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, राइट। तो अपडेटेड जो हमारा नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, हम लोग इंडिया के बारे में बात कर रहे थे, उसमें कहा गया है कि आप एक लाइफ क्या होता है, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ये की है कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज में। तो दोस्तों अब बात करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर की। फाइनेंशियल सेक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स में। जो हमारे पास रिसोर्स है उसको आप कैसे रीएलोकेट करते हैं, इसमें फाइनेंशियल सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और दोस्तों खासकर बैंक्स की इंपॉर्टेंट रोल है रिसोर्स एलोकेशन में, ठीक है। इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर में कितना रिसोर्स एलोकेट किया जाए, इसमें बैंक का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो स्ट्रेटजिक डिसीजन एक की फैक्टर की तरह काम करेगा इन ट्रांजिशन टू अ सस्टेनेबल इकोनॉमी। तो एक हमारा एसएफजी होता है, सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप। एसएफजी का प्राइमरी रोल यही है कि आप स्ट्रेटजी को सजेस्ट कीजिए जिसको अडॉप्ट कर सकती हैं हमारी रिपोर्टिंग एंटिटी, ताकि वो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रोपोगेट करे, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क को कम करे, और गाइडलाइन को डेवलप कीजिए ताकि क्लाइमेट रिस्क को इंटीग्रेट कर सके अपने रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में। मतलब रिस्क मैनेजमेंट में क्लाइमेट रिस्क को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एसएफजी का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, एसएफजी यहाँ लिखा हुआ है ना, इसका फुल फॉर्म है सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप, ठीक है। तो सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप का प्राइमरी रोल है कि आप स्ट्रेटजी सजेस्ट कीजिए जिसको अडॉप्ट कर हम क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क को क्या कर सके, कम कर सकें, और गाइडलाइन डेवलप कर सकें, क्लाइमेट रिस्क को इंक्लूड करें अपने रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में, ठीक है। तो एसएफजी है दोस्तों, एसएफजी को कहते हैं सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप। ये डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन में आता है, डीओआर में आता है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक सर्वे इसने कंडक्ट किया था जनवरी 2022 में, ताकि एसेस कर सके, ताकि पता लगा सके कि क्लाइमेट रिस्क का क्या स्टेटस है और सस्टेनेबल फाइनेंस का क्या स्टेटस है लीडिंग शेड्यूल कमर्शियल बैंक में। जो हमारे लीडिंग शेड्यूल कमर्शियल बैंक है वहाँ पे क्लाइमेट रिस्क और सस्टेनेबल फाइनेंस का क्या स्टेटस है। तो जो रिस्पांस आया वो इंडिकेट करता है दोस्तों कि बैंक ने स्टेप लिया है क्लाइमेट रिस्क के रिगार्डिंग, सस्टेनेबल फाइनेंस के रिगार्डिंग, लेकिन अभी भी कंसर्टेड एफर्ट चाहिए और फर्दर एक्शन चाहिए इस पार्टिकुलर फील्ड में। तो इस सर्वे का जो फीडबैक है उससे क्या होगा, रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी अप्रोच मिलेगा आरबीआई का टू क्लाइमेट रिस्क एंड सस्टेनेबल फाइनेंस। तो उसके बाद दोस्तों ये तो पहला था, आरबीआई ने क्या एक सर्वे कंडक्ट किया। उसके बाद आरबीआई ने दोस्तों एक डिस्कशन पेपर भी निकाला था क्लाइमेट रिस्क एंड सस्टेनेबल फाइनेंस पे। कब निकाला था? 27 जुलाई को। और इसमें कमेंट को इन्वाइट किया गया था फ्रॉम रेगुलेटरी एंटिटी एंड अदर स्टेक होल्डर एट द यूएन क्लाइमेट समिट। ये COP27, देखिए COP 26 में तो मैंने आपको बता दिया कि इंडिया ने 2 कमिटमेंट लिया था, OSOWOG, वन सन वन वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था वन ग्रिड, और एक इंडिया ने ये कहा था कि हम जो है 2070 तक जो है जीरो नेट इमिशन करेंगे। अब देखिए जब COP का 27th समिट हुआ, कब वो कहाँ हुआ था? इजिप्ट में हुआ था, 20 नवंबर को हुआ था। तो जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो एक कंसेंसस पे रीच किए कि हम एक फ़ंड को इस्टेब्लिश करेंगे विच एड्रेस लॉस एंड डैमेज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इंड्यूस डिज़ास्टर। यानी क्लाइमेट चेंज के इंड्यूस डिज़ास्टर के कारण जो भी लॉसेज आए हैं, जो भी डैमेज आए हैं, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए हम एक फ़ंड को करेंगे। एक फ़ंड को इस्टेब्लिश किया गया उसको एड्रेस करने के लिए, जो भी लॉस और डैमेज आए हैं क्लाइमेट चेंज के डिज़ास्टर के कारण, तो इसके लिए फ़ंड को इस्टेब्लिश किया गया। तो भारतीय सरकार ने इस डिसीज़न को वेलकम किया और एक रिजोल्यूशन लाया, ट्रेडिशन टू सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। अब बात करते हैं दोस्तों बैंक एंड क्लाइमेट चेंज। बैंक्स और क्लाइमेट चेंज में क्या रिलेशन है? तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक कंसर्न है, ठीक है। बेस्ट किस सिनेरियो में भी क्लाइमेट क्राइसिस जो है ये सभी सेक्टर पे इफेक्ट करेगा आने वाले सालों में।
ऐसा नहीं है कि कोई सेक्टर बचा रह जाएगा, सभी पे इफेक्ट पड़ेगा। प्रोजेक्शन ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है एक सब्सटेंशियल इकोनॉमिक चैलेंज फेस करेगा फ्यूचर में। क्लाइमेट चेंज इंडिया के जीडीपी को 2.8% से घटाने वाला है, ठीक है, पर ईयर बाय 2050, मतलब हर एक साल घटेगा। एक बार नहीं घटेगा, हर एक साल 2.8% से घटेगा 2050 तक एज पर वर्ल्ड बैंक। और इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री को यहाँ पे की रोल प्ले करना है ताकि इस क्लाइमेट क्राइसिस से रिस्पॉन्ड कर सके। अब कैसे यहाँ पे बैंकिंग इंडस्ट्री का क्या काम आता है, तो बैंकिंग इंडस्ट्री रिस्क को मैनेज करेगा। जो रिस्क क्लाइमेट चेंज पोज कर रहा है ऑपरेशन में, उस रिस्क को मैनेज करेगा बैंकिंग इंडस्ट्री, ठीक है। और दूसरा काम बैंक क्या करेगा कि इंडिया का जो ट्रांजिशन है, इंडिया का जो एनर्जी ट्रांजिशन है, उसमें फंड प्रोवाइड करेगा। तो बात आती है ग्रीन फाइनेंस की। ग्रीन फाइनेंस के द्वारा बैंकिंग सेक्टर भारत के क्लाइमेट टारगेट को अचीव करने में हेल्प कर सकता है। जब इंडिया मेजर इकोनॉमिक पावर हाउस में ट्रांसफॉर्म होगा तो बैंकिंग इंडस्ट्री बैकबोन की तरह काम करेगा कमर्शियल एक्टिविटी में। आपको पता ही है कि फंडिंग का और भी रूट हो सकता है, जैसे बॉन्ड हो गया, इक्विटी मार्केट हो गया, ये सभी बहुत ही एक्सपोनेंशियल रेट से ग्रो किए हैं। लेकिन दोस्तों फाइनेंस के लिए हमारा बैंकिंग इंडस्ट्री सबसे प्राइम है। तो ये क्रिटिकल है बैंक को कि आप बैंक को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। बैंकों को सपोर्ट करना पड़ेगा कंट्रीज़ के ट्रांजिशन में, कि नेट जीरो इमिशन में, सपोर्ट ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। बैंक के पास कोई डायरेक्ट रोल नहीं है क्लाइमेट चेंज में, लेकिन वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। जो इंडस्ट्रीज़ का लैंडर कौन होता है, इंडस्ट्रीज़ लोन कहाँ आती है लेने, बैंक में ही तो आती है। तो यहाँ पे FSTF याद रखिएगा, फाइनेंशियल सर्विस टास्क फोर्स। ये क्या है दोस्तों, सस्टेनेबल मार्केट इनिशिएटिव का जो FSTF है, यानी फाइनेंशियल सर्विसेज टास्क फोर्स है, ये कुछ स्ट्रेटजी सजेस्ट करता है जिसमें बैंकिंग सेक्टर जो है इस पार्टिकुलर ट्रांजिशन को सपोर्ट कर सकती है। अब कैसे सपोर्ट कर सकती है दोस्तों, तो पहला है बेंचमार्किंग द डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल फाइनेंसिंग फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट। यानी दोस्तों जो सस्टेनेबल फाइनेंसिंग है फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए, उसके डेफिनेशन को बेंचमार्क करके, सिनेरियो एनालिसिस करके और रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी को एसेस करके, ठीक है। सस्टेनेबल फाइनेंशियल मैकेनिज्म में जो रिस्क है उसे एसेस करके। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक रेजिलियंस को बिल्ड किया जाए अगेंस्ट द इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल रिस्क एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस एंड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। एक बार क्विकली रिकॉर्ड कर लेते हैं क्या क्या पॉइंट हमने आज डिस्कशन किए। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि ग्लोबल एनर्जी के से रिलेटेड जो CO2 इमिशन है ये 4% से बढ़ेगा, ठीक है। और क्योंकि कोल का, ऑयल का, गैस का डिमांड बढ़ते जा रहा है हमारे इकोनॉमी में। और ये भी कहा गया है दोस्तों ग्लोबल इमिशन जो है 14% से बढ़ेगा करंट डिकेड में। 31 दिसंबर 2021 को 123 कंट्री ने अपना पहला NDC, ठीक है, स्ट्रेटजी को सबमिट किया था। दोस्तों NDCs याद रखिएगा नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन होता है। इसके अंदर 193 पार्टी ने अपना NDC कम्युनिकेट किया था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को, जिसमें से 13 पार्टी ने अपना सेकेंड NDC को सबमिट किया। NDC इलस्ट्रेट करता है कि कंट्री आर्टिकुलेट कर रहे हैं क्वान्टिफाइड टारगेट को, और वो ये इंडिकेटर है एडेप्टेशन और लिंक बिटवीन एडेप्टेशन SDG अदर फ्रेमवर्क। ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक लिमिट करने के लिए साइंटिस्ट ने रिकमेंड किया है कि आप 2030 तक ग्लोबल इमिशन को 45% से कट डाउन करें, ठीक है। दोस्तों क्लाइमेट चेंज का डेफिनेशन होता है कि हमारे टेम्परेचर में, हमारे वातावरण में, वेदर पैटर्न में एक लॉन्ग टर्म चेंज को क्लाइमेट चेंज कहते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ प्राइम कॉज है क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट चेंज केवल इकोनॉमिक ग्रोथ को ही थ्रेटन नहीं करता, लेकिन जबकि ये पॉवर्टी मल्टीप्लायर की तरह भी काम करता है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कोर एलिमेंट मैंने आपको बताया, 17th गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर एजुकेशन, ये 17 ये आपके SDG के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया कि ग्लोबल इशूज़ क्या क्या है, इनिशिएटिव क्या क्या लिया गया, ठीक है, ये सब पॉइंट की बताया। इंडिया का प्रोग्रेस क्या है SDG में, तो नीति आयोग के अनुसार भारत का जो SDG स्कोर है वो 60 से 66 पे बढ़ा है, ठीक है। केरला रैंक फर्स्ट करता है इस इंडेक्स में, हिमाचल प्रदेश सेकंड करता है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा। इंडिया का जो भारतीय सरकार जो है वो कमिटेड है टू 2030 एजेंडा इंक्लूडिंग SDG, ठीक है। और इसका टास्क दिया गया है नीति आयोग को, जो कि गवर्नमेंट का, जो कि भारतीय सरकार की प्रीमियर थिंक टैंक है। बहुत सारे फ्लैगशिप इनिशिएटिव लॉन्च किए गए, स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, इंडिया इन SDG 13। तो दोस्तों पंचामृत कमिटमेंट ने, इंडिया ने पंचामृत कमिटमेंट लिया है, जिसमें नेट जीरो इमिशन 2070 तक, 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी 2030 तक,
50% एनर्जी रिक्वायरमेंट। यदि आप इस तरह के कंटेंट चाहते हैं पूरे जेआईवी के कंप्लीट सिलेबस के लिए, तो हमारे पास एक जेआईवी का बाइलिंगुअल कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, जिसके अंदर आपको मिलता है पीडीएफ, वीडियोस, मॉक टेस्ट और प्लस कैप्सूल कंटेंट। ये 8 महीने के लिए वैलिड होता है। इसमें 1300 से ज़्यादा लर्निंग मटेरियल है, कुछ फ्री कंटेंट भी है सैम्पल के रूप में, जिसमें आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन इसका लिंक के नीचे अवेलेबल है। इसका कॉस्ट आप यहाँ देख सकते हैं। और इसके अंदर आपको मिलता है यूनिट वाइज थ्योरी एंड एमसीक्यूज पीडीएफ, सभी यूनिट का शॉर्ट एंड कंसाइज नोट्स थ्योरी के फॉर्मेट में, और मिलता है आपको हर एक यूनिट का लगभग 50 से 100 एमसीक्यूज़, यानी कुल मिलाकर 2000 से 3000 एमसीक्यूज़ होते हैं पर सब्जेक्ट। उसके बाद आपको मिलता है यूनिट वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस केवल थ्योरी का ही नहीं, एमसीक्यूज़ का भी वीडियो मिलता है, ताकि आप एमसीक्यूज़ को भी समझ सकें, क्या आपका लॉजिक अप्लाई करना है, क्या आपका तरीका होना चाहिए। उसके बाद आपको मिलता है मॉक टेस्ट यानी कि क्विजेज मिलते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलता है, और आपको मिलता है यूनिट वाइज मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए, और उसके लास्टली आपको मिलता है कैप्सूल कंटेंट लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए। तो ये 4 चीज़ आपको मिलती है हमारे बाइलिंगुअल कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में, मात्र 1600 रुपये में, 1643 रुपये में। फ्रेंड्स, यदि आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लेना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। यदि मान लीजिए आप INIFS के कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लेना चाहते हैं तो इसका कॉस्ट आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अंदर ये 8 मंथ के 6 मंथ आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं 8 मंथ तक, और इसमें 300+ लर्निंग मटेरियल है। सिमिलर चीज़ आपको मिलता है थ्योरी प्लस MCQ पीडीएफ, वीडियोज़, मॉक टेस्ट और कैप्सूल कंटेंट। ये 4 चीज़ें आपको मिलती है IFS के। सिमिलरली हमारा RBWM का भी है, सेम कॉस्ट है, सेम वैलिडिटी पीरियड है। उसी तरह हमारा AFM का है, और फाइनली हमारा PPP का है। यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप विशेष जानकारी के लिए इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 8292857381 पे डिटेल जानकारी के लिए, और डिस्क्रिप्शन में इन चारों कोर्स का लिंक भी अवेलेबल